Dear student, today I will explain you regarding the money. First of all, we will discuss the definition of money. Money is anything which is generally accepted as the medium of exchange, measure of value, store of value and measure for standard of deferred payment. आमतौर से जो मुद्रा है या मनी जिसको हम कह सकते हैं उसे कहा जाता है इकोनॉमिक्स की भाषा में जो हर जगह स्वीकार्य होती है, जनरली एक्सेप्टेड एवरीवेयर, हर जगह जिसको हम स्वीकार कर सकते हैं, पब्लिक जिसको हर जगह स्वीकार करती है और जिसको विनिमय का माध्यम माना जाता है, यानी कि जिसके द्वारा हम एक्सचेंज कर सकते हैं, वस्तु का लेन देन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मीजर ऑफ वैल्यू दूसरा इसका जो फंक्शन है, फंक्शन के रूप में डेफिनेशन दी गई है। एक तरह से मूल्य का मापक, किसी भी वस्तु के मूल्य को हम इसमें माप सकते हैं। जैसे मान लिया मकान का मूल्य है मीजर ऑफ वैल्यू, ज़मीन का मूल्य इस तरीके से। स्टोर ऑफ वैल्यू, हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं, एकत्रीकरण कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का इकट्ठा कर सकते हैं। तो पैसे के रूप में हम इसको स्टोर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, कितना भी पैसा हम जमा कर सकते हैं। मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट फ्यूचर पेमेंट, भविष्य में होने वाले भुगतान को एक तरह से मापक है। तो जहाँ ये चारों गुण होते हैं, यानी कि चारों फंक्शन जिसमें होते हैं, दैट इज नोन एज द मनी, उसको हम मनी कहते हैं। जनरली मनी का मतलब रुपये पैसे से लिया जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में ये फंक्शन के आधार पर डेफिनेशन है, जिसमें पहला फंक्शन हो गया कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, यानी कि हर कोई इसको स्वीकार कर ले, इससे लेन देन हो सके, हर एक्सेप्टेबल हो, कोई भी इसको लेने से मना ना करे, पहला। दूसरा, मूल्यांकन किया जा सके, किसी भी वस्तु का मूल्य का मापक होना चाहिए इसमें। तीसरा, स्टोर ऑफ वैल्यू, इकट्ठा किया जा सके, अगर पैसे को हम इकट्ठा करना चाह सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं इजीली हम इसको। और चौथा है भावी भुगतान, अगर हमें करना हो तो हम आसानी से कर सकते हैं, जिसमें चारों क्वालिटीज पाई जाती हैं, दैट इज नोन एज द मनी। इकोनॉमिक्स की भाषा में उसको हम मनी कहेंगे। अब आते हैं उसके बाद में मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति, इसको मनी सप्लाई भी कहते हैं, मुद्रा पूर्ति। मनी सप्लाई रेफर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय बिंदु पर कुल कितनी मुद्रा की पूर्ति है, कुल उसका कितना वॉल्यूम है, कुल कितनी मुद्रा पूर्ति है मार्केट में या पूरी की पूरी इकोनॉमी में, उसको हम मनी सप्लाई कहेंगे। कितना उसका वॉल्यूम है, कितनी उसकी पूर्ति है। अब इसको जनरली जब इसको मापते हैं, मीजर्स ऑफ मनी सप्लाई, जनरली M1, M2, M3, M4 में इसको मापते हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ M1 है जो इससे रिलेटेड है डायरेक्टली, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी M2, M3, M4 इसके बारे में जनरल जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले लेते हैं हम मनी सप्लाई को मीजर, कैसे मापते हैं मनी सप्लाई को। सबसे पहले M1, इट इज़ द फर्स्ट एंड बेसिक मीजर ऑफ मनी सप्लाई। सबसे पहला मूलभूत जो मुद्रा पूर्ति का मीजर माना जाता है, मापक माना जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज द ट्रांजैक्शन मनी, इसका दूसरा नाम ट्रांजैक्शन मनी भी है, यानी कि लेन देन जिससे हम कर सकते हैं। एज इट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजैक्शन, क्योंकि इससे हम सीधे रूप से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, सीधे रूप से ट्रांजैक्शन करने के काम आता है, इस वजह से हम इसको ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं। M1 का जो फॉर्मूला है जो जनरली यूज होता है, सबसे ज़्यादा मेन है ये मेन फार्मूला M1, मनी 1 इजिकल टू करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, जनता के पास करेंसी मुद्रा और सिक्के, प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक जिसको DD बोलते हैं, प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, दूसरी जमाएं जो RBI के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नेशनल बैंक है हमारा, उसके पास जो दूसरी जमाएं होती है, ये इसका फॉर्मूला है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं M1 इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ द मनी सप्लाई एज ऑल इट्स कंपोनेंट्स आर इजीली यूज्ड एट द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको हम एक तरह से
मनी सप्लाई का सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म मान सकते हैं। लिक्विड फॉर्म वो होता है जिसको हम जब चाहे परचेज कर लें मार्केट में, यानी कि जो हमारे पास है, जो नगद है, जो कैश इन हैंड है हमारे, जब चाहे जब हम इसे इस्तेमाल करें, उसको लिक्विड बोलते हैं इक्को की भाषा में। अगर हमें कोई सामान लेना है, कुछ भी लेना है, हमारे जेब में पैसे हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म माना जाएगा, तुरंत जा करके ले सकते हैं। तो M1 को मनी का लिक्विड फॉर्म माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें बैंक में जब चाहें तुरंत जा करके हम निकलवा सकते हैं। तो इस तरीके से इसको लिक्विडिटी के रूप में देखा जाता है M1 को। अब इसमें जो जो पॉइंट आई हैं, एक एक के बारे में थोड़ा सा डिटेल। सबसे पहला, M1 इजिकल टू करेंसी विद द कोइंस एंड पब्लिक। जो मुद्रा होती है, जो करेंसी और जो सिक्के होते हैं जनता के पास, वो इसमें इंक्लूड होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ द पेपर नोट्स, इसमें वो सारे कागजी नोट आएंगे और सारे के सारे सिक्के कौन कौन से, हेल्ड बाय द पब्लिक, जो जनता के पास हैं। नंबर 1, अब इसमें सबसे पहला, इट इंक्लूड्स कॉइन्स ऑफ द डीमोनेटाइजेशन ऑफ ₹10, 5, 2, 1 एट्सेट्रा। जो नोटबंदी के समय जिनको बंद कर दिया गया था वे भी इसमें इंक्लूड होंगे। वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं R1 में, चाहे वो 10 रुपये का नोट हो, 5 का हो, 2 का हो, 1 का हो। ये सारे के सारे ये सिक्के, कॉइन्स लिखा है कॉइन्स, ये सारे सिक्के भले ही ना नोटबंदी के दौरान बंद कर दिया गया हो, ये सारे सिक्के इसमें शामिल होंगे। और इसके अलावा एंड पेपर नोट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन लाइक ₹2000, 500, 100 एट्सेट्रा, चाहे वो 2000 के नोट हो, 500 के, 100 के हो। अगर कोई भी नोटबंदी के दौरान किसी को बंद कर दिया गया तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। इसमें M1 में वो सारी मुद्राएं, चाहे वो पेपर मनी हो, चाहे कॉइन्स के रूप में हो, सारी की सारी इसमें इंक्लूड होंगी, भले ही उसको नोटबंदी के दौरान बंद कर दिया गया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन M1 में इसको इंक्लूड किया जाएगा। दूसरा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंसी मनी इज आल्सो टर्म्ड एज द फिएट मनी। करेंसी मनी का दूसरा नाम फिएट मनी भी है। फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी डिफाइंड एज द मनी विच इज अंडर द फिएट और ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्ट एज ए मनी, जिसको सरकार के द्वारा आज्ञा प्राप्त हो कि वो मुद्रा के रूप में कार्य कर सके। सरकार अगर आदेश देती है वो मुद्रा के रूप में कार्य कर सके तो वो सारा भी इसमें इंक्लूड होगा। एज इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर ऑल डेट्स, सभी ऋणों के लिए इसको स्वीकार किया जाता है। इट आल्सो टर्म्ड एट द लीगल टेंडर मनी, इसका तीसरा नाम लीगल टेंडर मनी भी है। एज इट कैन बी लीगली यूज्ड, कानूनी रूप से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं टू मेक पेमेंट, डेबिट्स और अदर ओब्लिगेशन, ऋणों का भुगतान करने के लिए, बाकी चीज़ों को चुकता करने के लिए हम इसका कैश के रूप में लीगली हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे लीगल टेंडर मनी भी कहा जाता है। अब फॉर्मूले में आगे था प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, इसी फॉर्मूले में नेक्स्ट था डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। इसमें क्या होगा? डिमांड डिपॉजिट आर द डिपॉजिट्स विच कैन बी एनकैश्ड बाय द इशूइंग चेक एट एनी टाइम बाय द अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर किसी भी समय चेक जारी करके जो बैंक से पैसा निकलवा सकता है उसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। अगर मान लीजिए सपोज मेरा अकाउंट है बैंक में, मुझे पैसे चाहिए, मैं चेक जारी किया, जिसके नाम चेक जारी किया वो जा करके बैंक से पैसा निकलवा सकता है, उसको डिमांड डिपॉजिट कहा जाएगा। ए डिमांड डिपॉजिट इज टर्म ट्रीटेड एज इक्वल टू द करेंसी हेल्ड एज इट इज रेडिली एक्सेप्टेड एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट, अर्थात ये हर समय तैयार रहती है, ऐसी मुद्रा के रूप में इसको देखा जाता है जो कि पेमेंट के लिए हमारे पास हर समय तैयार है। तो ये भी हम इसमें स्वीकार करते हैं। इसमें फॉर्मूले में आगे था प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, दूसरी जमाएं जो RBI के पास होती हैं, यहाँ से लास्ट अदर डिपॉजिट विद RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो दूसरी जमाएं, इट इंक्लूड डिपॉजिट हेल्ड बाय द RBI ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स, विदेशी बैंकों के हिसाब से, एंड गवर्नमेंट जो विदेशी बैंकों से पैसा आता है, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एट्सेट्रा, यहाँ से जो पैसा आता है वो सारा अदर डिपॉजिट के रूप में इसमें इस्तेमाल किया जाएगा जो कि फॉर्मूले में यूज हुआ है। तो ये था M1 जो कि तुम्हारे सिलेबस में है। M2, M3, M4 का खाली फॉर्मूला याद कर लेना है, बाकी उसका कुछ नहीं करना। ओके, थैंक यू।